ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। आज का पहला अध्याय है अनुशासन की महिमा एवं इसका स्वरूप। साथियों अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। अनुशासन कहते हैं अपने आप को अपनी उच्च प्रेरणा को समर्पित कर देना एवं पूरी तत्परता के साथ अपनी प्रत्येक गतिविधि का निरीक्षण कर आगे बढ़ते चलना। जो छोटी से छोटी चीज है जिस पर नियंत्रण किया जाना है उसकी ही क्रिया को अनुशासन कहते हैं। कि अनु का शासन इस प्रकार हमारा जीवन स्वनियंत्रित होता है एवं उसे विकास का अवसर भी क्षण प्रतिक्षण मिलता जाता है। अनुशासन है विवेक पूर्वक अपने जीवन को सुचारू रूप से गतिशील करना, अपनी आत्मा में छिपे दिव्य वैभव को उचित कार्यों एवं उद्देश्यनिष्ठ कर्तव्यों को समर्पित करना, आगे बढ़ना एवं बिना किसी व्यवधान के जीवन को सुमंगल की दिशा में ले चलना। अनुशासन हमारे जीवन का परम सखा है। इसकी उत्पत्ति होती है स्वयं को जानकर एवं स्वयं की प्रतिभा को सही दिशा में अग्रसर करने से। अनुशासनहीन व्यक्ति कुछ भी कर ले, उसे जीवन में सफलता एवं उन्नति कभी प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि उसका विचार तंत्र ही ठीक नहीं है। वह जो कुछ भी करता है अनमने भाव से, बिना एकाग्रता का संपूर्ण उपयोग किए, बिना समय विभाजन एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य पद्धति के। हमारे जीवन के सभी कार्य तभी सफल हो सकते हैं जब हम नियम पूर्वक उन्हें करें, उनके मध्य उपस्थित होने वाली बाधाओं को सहर्ष स्वीकार करें तथा जीवन को अपनी आदर्श कल्पना अनुसार सुगठित होने दें। यही महानता का राजमार्ग है एवं इसके लिए श्रम इतना करना पड़ता है कि अपनी मन स्थिति को कभी गिरने ना दें, स्वयं को जागरूक रखकर एकनिष्ठ होने का प्रयास करें। हमारा जीवन अनुशासन रूपी श्रेष्ठ कार्य पद्धति से संवरेगा। हम स्वयं को समझें एवं स्वयं के विकारग्रस्त होने से बचें। अंततः अनुशासन हमारी आत्मा को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए ही होता है। जब हम इसे सीख जाएंगे तो कोई भी द्वंद्व, कष्ट, कठिनाई तथा मन का अस्त व्यस्त रहना हमें परेशान नहीं कर पाएगा। जिसे अनुशासन की समझ है उसका जीवन स्वतः ही किसी महान आदर्श के परिपालन में जा लगता है। वह कुछ भी करेगा वह अपनी अंतः प्रेरणा से, औरों के उकसावे से नहीं। स्वयं की आत्मदृष्टि से एवं स्वयं के उज्जवल विकास पथ की दिशा में अनुशासन अपनी शक्तियों को एकत्रित कर उन्हें सुगठित बना महान एवं आश्चर्यजनक नीति व्यवहार का पोषक है। अनुशासन हमारे जीवन की मूल संपदा है। इसका उचित उपयोग कर हम क्या नहीं कर सकते हैं। हमें आदत डालनी होगी अनुशासित रहने की। इसमें कोई समस्या नहीं, बल्कि समस्या तब है जब हम कोई भी कार्य अनुशासन विहीन करते हैं। तब व्यर्थ के क्रियाकलाप एवं असंगत नीति स्वतः ही हम पर सवार हो जाते हैं। हम पागलों की तरह इधर उधर भटक कर मात्र अपनी ऊर्जा का नाश करते हैं। इसलिए अनिवार्य रूप से अनुशासन का जीवन के पग पग पर पालन करना चाहिए। इसके गतिरेक से बचना चाहिए तथा अपने जीवन को महान एवं सौंदर्यपूर्ण बनाने की दिशा में बढ़ चलना चाहिए। यही अनुशासन का जीवन मंत्र है।
इस तरीके से साथियों हम ये समझ सकते हैं कि अनुशासन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम अनुशासित रहेंगे तो निस्संदेह हम अपने आप को मजबूती प्रदान करेंगे, अपना ही कल्याण करेंगे। जिस प्रकार पशु को खूंटे से बांध देने पर उस पशु का पूर्ण रूपेण उनकी क्षमताओं का उपयोग हम कर पाते हैं, उसी प्रकार अपने आप को माँ बाप के, गुरु के, स्वयं के अनुशासन में बांधकर जीवन व्यतीत करने से हम अपनी क्षमताओं का, अपनी प्रतिभाओं का पूर्ण रूपेण लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जो व्यक्ति अनुशासित होता है वह प्रगति पथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, और जो अनुशासनहीन है उसकी ऊर्जाएं यत्र तत्र बिखरी होती हैं, उसके विचार बिखरे होते हैं, वो एक लक्ष्य पर केंद्रित नहीं हो पाता, वो सफलता के सोपान चढ़ नहीं पाता, सफलता के निकट पहुंचकर भी वो असफल हो जाता है अनुशासनहीनता के कारण। इसलिए साथियों हमें अपने मन को, अपने तन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को एकाग्र चित्त करना होगा। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग ही अनुशासन है। योग के पथ पर, अनुशासन के पथ पर व्यक्ति आगे बढ़े, चाहे वो भौतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हो, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हो। बिना अनुशासन के किसी भी पथ पर उसे प्रगति मिल नहीं सकती। मार्ग पर जब कोई व्यक्ति चलता है तो वो इस अनुशासन का पालन करता है कि बाईं तरफ होकर ही चले, सिग्नल का ध्यान रखे। उसी प्रकार किसी भी पथ पर चलने के लिए नियमों का होना, अनुशासन को स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। अब आइए हम लोग अगले अध्याय की ओर चलते हैं। जीवन में एकाग्रता के महत्व से सभी परिचित हैं, सांसारिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक हो। सांसारिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक हो, एकाग्रता ही सफलता का पहला आधार है। अध्यात्म क्षेत्र में जहां ध्यान समाधि के चमत्कार एकाग्र चित्त की शक्ति से उत्पन्न होते हैं, वहीं सांसारिक जीवन में उत्कृष्टता के शिखर का आरोहण एकाग्रता के बल पर ही संभव होता है। और जब बात विद्यार्थी जीवन में सफलता की हो तो वह भी इसका अपवाद कैसे हो सकता है। यहाँ चर्चा विद्यार्थी जीवन में सफलता के लिए एकाग्रता की हो रही है, लेकिन ये सूत्र उन सभी के लिए भी न्यूनाधिक रूप में लागू होते हैं जो ज्ञानार्जन करना चाहते हैं, जीवन पर्यंत विद्यार्थी बनकर जीवन को संवारना चाहते हैं और व्यक्तित्व में निहित सृजनात्मक क्षमताओं के अनावरण की इच्छा रखते हैं। एकाग्रता के संदर्भ में सबसे बड़ी समस्या मन की चंचलता की है, जो आज से नहीं, युगों से मनुष्यों के लिए चुनौती रही है। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से इसी चंचल मन को काबू में करने की शिकायत करते हैं और इसको वश में करने का समाधान मांगते हैं। विद्यार्थी जीवन में भी इससे जूझते हुए सफलता की ओर आगे बढ़ना होता है। विद्यार्थी जीवन में एकाग्रता से विमुख करने वाले प्रमुख कारक कुछ इस प्रकार से रहते हैं। पढ़ाई में रुचि का न होना, प्रतिकूल वातावरण एवं परिवेश, तनावग्रस्त जीवन, अस्त व्यस्त दिनचर्या, बिगड़ी आदतें, नींद का अभाव, भावनात्मक विक्षोभ और बुरी संगत आदि। इन समस्याओं का यथोचित समाधान करते हुए विद्यार्थी एकाग्रता का संपादन करते हुए मनोवांछित सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ाई में रुचि के लिए आवश्यक हो जाता है कि विद्यार्थी अध्ययन के महत्व को समझे। जब इसका महत्व समझ में आएगा तो रुचि स्वतः ही होने लगेगी। साथ ही पढ़ाई में यदि कुछ कठिनाई लग रही हो तो पहले अपने पसंदीदा विषय से प्रारंभ करें। कठिन विषय के बजाय सरल को पहले हाथ लगाएं। ऐसे में छोटी छोटी सफलता के साथ धीरे धीरे रुचि बढ़ेगी और आत्मविश्वास भी सुदृढ़ होगा। कार्यस्थल एवं परिवेश की अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यदि कार्यस्थल अस्त व्यस्त व गंदा हो तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जिन पुस्तकों, संदर्भ ग्रंथों एवं नोट्स की तत्काल आवश्यकता होगी, उनके न मिलने पर चित्त खिन्न रहेगा और मन भी उचटा रहेगा। जबकि कार्यस्थल को साफ सुथरा करने पर, टेबल व कमरे में अध्ययन सामग्री सुव्यवस्थित करने पर स्वतः ही
मन कुर्सी टेबल की बैठक पर आसन जमाने का करेगा और पढ़ाई में भी मन लगेगा। अध्ययन की उचित रणनीति भी पढ़ाई में अच्छे परिणाम के लिए अपेक्षित रहती है। अपनी भावी परीक्षा कक्षा में दिए गए होमवर्क के अनुरूप टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। कम से कम एक विषय पर 1 घंटे से पहले न उठें। बीच में उठने का मन करे तो उसे अनुशासित करें। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और दीर्घ काल तक पढ़ाई लिखाई संभव होगी तथा इसके साथ अध्ययन के संतोषजनक परिणाम सामने आएंगे। इसके साथ यह भी आवश्यक हो जाता है कि लगातार कार्य करते हुए बीच बीच में थोड़ा ठहराव भी लें। थोड़े अंतराल में कुछ मिनट का ठहराव मन को विश्रांति देगा। इस संदर्भ में 20-20 का नियम सही रहता है। इसमें प्रत्येक 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का आराम उचित माना गया है। इस बीच थोड़ा टहल सकते हैं, प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन कर सकते हैं, कुछ जलपान कर सकते हैं। इससे तन मन की थकान उतर जाएगी, वह नई ऊर्जा के साथ कार्य कर सकेंगे और अध्ययन में अपेक्षित परिणाम आते दिखेंगे। अध्ययन के बीच में नाना प्रकार के व्यवधान आएंगे जो मन को भटकाने का भरसक प्रयास करेंगे। ये मित्रों की गप्पबाजी का निमंत्रण हो सकता है, बिगड़ैल सहपाठियों की जोर जबरदस्ती भी हो सकती है और मोबाइल व सोशल मीडिया का मोहक मायावी प्रलोभन तो पहले से ही दिग्भ्रमित करने के लिए तत्पर रहता है। यदि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के लिए कृत संकल्प हैं तो वे इनसे निपट सकेंगे। दोस्तों को विनम्रता से मना किया जा सकता है और समय की बर्बादी के अवसरों को टाला जा सकता है। अपने आहार विहार से जुड़ी बिगड़ी आदतें भी अध्ययन में एकाग्रता की बाधक बनती हैं। अतः अपनी आदतों पर कार्य करें व अपने आहार विहार को अनुशासित करें। विद्यार्थी जीवन में सफलता या असफलता का बड़ा आधार व कारण हो सकता है। आहार हल्का रखें, पौष्टिक रखें, फास्ट फूड से यथासंभव बचें। तन को भारी करने वाले, मन को चंचल करने वाले भोजन व पेय पदार्थों से बचें। अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित व संतुलित रखें। कुछ समय व्यायाम या खेलकूद के लिए अवश्य निकालें। इससे मस्तिष्क अधिक सक्रिय रहेगा, एकाग्रता व स्मरण शक्ति अधिक बेहतर रूप में कार्य करेगी। इसके लिए आसन, प्राणायाम व ध्यान आदि के योग अभ्यास भी जोड़ सकते हैं। नित्य आत्मबोध से लेकर तत्वबोध की क्रियाएं जीवन को सम्यक रूप में संतुलित करती हैं। इन्हें दिनचर्या में अवश्य स्थान दें। दिन भर का एक एक पल बेशकीमती है, इसलिए व्यर्थ समय नष्ट करने वाले कारकों को पहचानें व क्रमिक रूप से इन्हें कम करें तथा अधिकाधिक समय अपने अध्ययन के साथ अपने मानसिक, भावनात्मक एवं कौशल विकास में नियोजित करें। कुछ पल एकांत शांत बैठकर अपने आध्यात्मिक स्रोत से जुड़ने का अभ्यास कर सकते हैं और जीवन का पुनर्गठन करते हुए नई ताजगी के साथ अपने कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। परिवार का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी संतानों का भावनात्मक संबल बने, उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, घर में पढ़ाई लिखाई का अनुकूल वातावरण दें। हॉस्टल के अभिभावकों का भी कर्तव्य बनता है कि वहां ऐसा परिवेश तैयार करें कि विद्यार्थी अपने समय का श्रेष्ठतम उपयोग कर सकें। बिगड़ैल बच्चों पर विशेष निगरानी रखें जो वहां के वातावरण को दूषित करने की कुचेष्टाएं करते हों। हॉस्टल में न्यूनतम अनुशासन के साथ पढ़ाई लिखाई के अनुकूल श्रेष्ठ वातावरण सुनिश्चित करना वहां के अभिभावक का पावन कर्तव्य बनता है, जिससे पढ़ने आए छात्र छात्राओं की एकाग्रता किसी भी रूप में बाधित ना हो। इस तरह विद्यार्थी एवं ज्ञान पिपासु जन अध्ययन के अनुकूल वातावरण तैयार करते हुए उपरोक्त वर्णित उपायों के साथ एकाग्रचित्त होकर अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं और अभिष्ट ज्ञान का अर्जन करते हुए अपने बौद्धिक विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं तथा लक्ष्य केंद्रित पहल व अनुशासित दिनचर्या के आधार पर तैयारी करते हुए परीक्षा का सहर्ष सामना कर सकते हैं। इस तरीके से साथियों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और उपयोगी अध्याय था, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए। समस्त विद्यार्थियों को इस अध्याय को सुनना और पढ़ना चाहिए। इससे बहुत प्रेरणा मिलती है हम अपने विद्यार्थी जीवन में कैसे सफल हों। दूसरा एक अध्याय है, जीवन में संतुलन आवश्यक है। आज मनुष्य भागदौड़ भरी गला काट प्रतियोगिता के दौर से गुजर रहा है। भौतिकता की चकाचौंध के साये में अधिकाधिक धन अर्जन
और रौब रुतबा बनाने की अंधी दौड़ में जीवन के शांति, संतुलन और सुकून पीछे छूट रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन, रिश्ते, स्वास्थ्य और शौक इसमें गौड़ हो रहे हैं। अत्यधिक पेशेवर कार्य के नाम पर घर परिवार एवं आंतरिक संतुलन को बिगाड़ती इसी कार्यशैली को आधुनिक संस्कृति के रूप में परिभाषित किया गया है। सोशल मीडिया के जुड़ने के साथ इसके दुष्परिणाम और भी अधिक विकराल होते जा रहे हैं। 1990 और 2000 के दशक में औद्योगिकीकरण व निजीकरण के दौर में उद्यमशीलता में उछाल के बीच इस विकृत संस्कृति की नींव पड़ी, जब कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली नवाचार और उद्यमशीलता के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हुई। अपने शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य एवं पारिवारिक संतुलन की कीमत पर अपने पेशेवर जुनून को हासिल करने का चलन एक कार्य संस्कृति के रूप में विकसित एवं विस्तारित होता है। आज यह जीवन शैली जनजीवन का हिस्सा बन चली है। कार्य में लगे रहना या सप्ताह अंत में लैपटॉप खोल करके काम में लगे रहना इस कार्य संस्कृति का हिस्सा है, जो आज की पेशेवर आवश्यकता प्रतीत होती है। ये लोग पेशेवर लक्ष्यों को तेजी से और अधिक कुशलता से हासिल करने का प्रयास करते हैं। काफी हद तक इसमें सफल भी हो जाते हैं, लेकिन इनका ऑफिस और घर के बीच का संतुलन नहीं बन पाता और पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और तन-मन से जुड़ी तमाम तरह की विसंगतियां भी इनके साथ खड़ी हो जाती हैं। तनाव और बर्न आउट इसके स्वाभाविक दुष्परिणाम रहते हैं। इस कार्य संस्कृति का निद्रा पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अधिक कार्य के दबाव में ये लोग पूरी नींद नहीं ले पाते और अनिद्रा का शिकार हो जाते हैं। यहाँ तक कि सोते समय ये भी काम के ही बारे में सोचते रहते हैं। नींद की कमी से इनमें मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। बिना उचित विश्राम के कार्य करने से हृदय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो हृदय संबंधी गंभीर रोग खतरे आ जाते हैं। इसके साथ पर्याप्त नींद न लेने व अनियमित खान पान से मोटापा बढ़ जाता है, जिसका हृदय पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ने से हृदय की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। ध्यान न देने पर हृदयाघात, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जैसे खतरे भी बढ़ जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि अनिद्रा को गंभीरता से नहीं लिया गया तो जानलेवा साबित हो सकती है। एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर रवि गुप्ता ने एम्स की स्लीपिंग क्लिनिक में नींद के विभिन्न रोगों से पीड़ित 80 रोगी प्रत्येक सप्ताह आ रहे हैं, जिनमें से 40 अनिद्रा से पीड़ित होते हैं। इनमें से आधे और अधिक युवा होते हैं। इनसे स्पष्ट होता है कि लोग नींद के प्रति जागरूक नहीं हैं। वे अपनी जीवन शैली के संदर्भ में लापरवाह हैं, जिससे यह बीमारी लगातार बढ़ रही है। लोग अस्पताल तब आते हैं जब अनिद्रा के कारण कोई हादसा हो जाता है। अनिद्रा के कारण रोगियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति भी प्रबल हो जाती है और यह एक कटु सत्य है कि वर्तमान भाग दौड़ भरे जीवन में देर तक जागना, स्क्रीन का अधिक उपयोग, शारीरिक गतिविधियों की कमी, कार्य को लेकर तनाव युवाओं में जीवन का अंग बनते जा रहे हैं। थकान के बाद भी लगातार काम करते रहने से कुछ समय इसके दुष्प्रभाव दिखाई देने लगते हैं, जो संकेत देते हैं कि आप इस विकृति का शिकार हो चुके हैं और समय रहते अब इससे बाहर उबरने के प्रयास किए जाने अपेक्षित हैं। इस स्थिति में आप बर्नआउट का शिकार भी हो सकते हैं, जिसके कारण शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यधिक थकान हो जाती है। इसके फलस्वरूप मस्तिष्क की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और निर्णय लेने में परेशानी होने लगती है। बिना विश्राम के अनवरत श्रम से उद्विग्नता का खतरा बढ़ जाता है। इससे व्यक्ति अपराध बोध का भी शिकार हो सकता है और हार जाने या कुछ खो जाने का भी भय सताने लगता है। यह स्थिति आगे बिगड़ने पर अवसाद का भी कारण बन सकती है। समय रहते बचाव के उपाय कर बहुत सीमा तक इसके खतरों से बचा जा सकता है। कार्य के प्रति समर्पित रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन संतुलन बनाना भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए कार्य के साथ आम जीवन में संतुलन भी साधें। स्वयं को सफलता की अंधी दौड़ का हिस्सा न बनने दें। ईमानदारी के साथ धन, संपत्ति व नाम कमाना
कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सुख शांति की कीमत पर नहीं, जो आगे चलकर के संकट व अवांछनीय परिणामों का कारण बन सकते हैं। इसके प्रभाव से बचने के लिए कार्य के बीच में छोटे छोटे आराम के क्षण लें। कुछ समय के लिए अपने कार्य स्थल से दूर चले जाएं, टहलें और हल्का संगीत सुनें। सप्ताह अंत में अपने परिवारजनों या मित्रों के साथ बाहर घूमने निकलें। लंबी छुट्टियां तनाव को कम कर सकती हैं, बर्नआउट को रोक सकती हैं। व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। ताजे फल, सब्जी, मोटे अन्न, प्रोटीन और स्वस्थ वसा का सेवन करें। पर्याप्त जल लें और समय पर भोजन व शयन का क्रम बनाए रखें। चाय, कॉफी का सेवन कम से कम करें। इनके स्थान पर अन्य वैकल्पिक पेय को लिया जा सकता है। स्क्रीन टाइम को कम करें तथा 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने का प्रयास करें। अच्छी पुस्तकों को पढ़ें। सोशल मीडिया पर प्रेरक एवं स्वस्थ मनोरंजन को स्थान दें। अपनी क्षमता अनुरूप योगासन, प्राणायाम व ध्यान भी कर सकते हैं, जिनके साथ शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह का स्वास्थ्य सुनिश्चित रहता है। इस तरह कार्य के साथ अपने स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन एवं मनः स्थिति के मध्य संतुलन साधते हुए वर्तमान समय के जीवन के दुष्प्रभावों से बाहर निकल सकते हैं और एक सफल, सुखी जीवन को सुनिश्चित कर सकते हैं। इस तरीके से साथियों, ये अध्याय पूर्ण हुआ और जीवन को संतुलित करना बहुत आवश्यक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, शरीर की क्षमता की दृष्टि से। इसलिए हम अपने जीवन को संतुलित करें। अद्वैतम केचिदिच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे समम तत्त्वं न विन्दन्ति द्वैताद्वैत विवर्जितम। अर्थात द्वैत अद्वैत दोनों का जो प्रकाशक है, स्वयं प्रकाश रूप है, वही सत्य है, वही आत्मा है। तो इस तरीके से साथियों, ये दोनों अध्याय पूरे हो गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय था। अब आइए आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देंगे और अगला अध्याय हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए ये 2 अध्याय, एक विद्यार्थी जीवन के लिए और एक सामान्य जीवन के लिए। विद्यार्थी भी अपने जीवन को संतुलित करें और सामान्य जनजीवन में भी संतुलन, एकाग्रता, सादगी, इस तरीके से जीवन श्रेष्ठ बनता चला जाए। तो अब आज के सत्र को विश्राम दिया जाता है। सबको प्रणाम, सबका मंगल हो साथियों। जयराम जी की शुभ रात्रि।